अध्याय 1। वह समय जब मैं एक सिस्टम के होस्ट के रूप में पुनर्जन्म लिया। R18। एड्रियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर्दों से छनकर आ रही सुबह की कोमल रोशनी को देखते हुए पलकें झपकाईं। उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया जो शानदार साज सज्जा से भरपूर था। कमरा विशाल था, गहरे रंग की लकड़ी के फर्श और दीवारों पर जटिल टेपेस्ट्री लगी हुई थी। बीच में एक भव्य 4 पोस्ट बिस्तर था जिस पर महीन रेशमी कपड़ा लपेटा गया था, जबकि एक दीवार के सामने एक बड़ी अलंकृत अलमारी खड़ी थी। एक आलीशान कुर्सी और एक छोटी सी लेखन डेस्क ने दृश्य को पूरा किया, जिससे कमरे में एक महान लेकिन फीकी भव्यता का एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश की, उसके कमरे का दरवाजा चरमराकर खुला। एक नौकरानी अंदर दाखिल हुई। उसकी हरकतें शालीन और संतुलित थीं। वह उसकी निजी नौकरानी थी जिसे हाल ही में उसके पास नियुक्त किया गया था। वह 21 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती थी। उसके लंबे रसीले सुनहरे बाल उसकी पीठ पर मुलायम लहरों की तरह झर रहे थे, जो रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखें मासूमियत और आकर्षण के मिश्रण से चमकती थीं, जो एक नजर में किसी का भी दिल पिघलाने में सक्षम थीं। क्रिस के पास एक कामुक फिगर था जिसमें एक भरपूर छाती और एक सुडौल नितंब था जो उसकी पतली कमर को पूरी तरह से पूरक करता था। उसकी नौकरानी की पोशाक एक क्लासिक ब्लैक ड्रेस जिसमें एक कुरकुरा सफेद एप्रन था। उसके कर उसको सभी सही जगहों पर गले लगाता था, जिससे उसकी स्त्रीत्व की छवि पर जोर पड़ता था। ड्रेस में एक मामूली नेकलाइन थी, फिर भी यह उसकी छाती की पूर्णता को पूरी तरह से छिपा नहीं सकती थी। उनके पहनावे को सफेद मोजे और काले जूतों की एक जोड़ी ने पूरा किया, जो उनके आकर्षण और शान को और बढ़ा रहा था। उनकी हर हरकत में शान और शालीनता झलक रही थी, जिससे उन्हें देखना एक अनूठा नजारा बन गया। लॉर्ड एड्रियन, अब जागने का समय हो गया है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज नर्म लेकिन आग्रहपूर्ण थी। एड्रियन ने अपनी आंखें रगड़ी, अभी भी स्तब्ध था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने अपने सिर में एक अप्रत्याशित आवाज सुनी। महान सिडक्शन सिस्टम के लिए होस्ट के रूप में चुने जाने पर बधाई। होस्ट बाइंडिंग प्रगति पर है। सफलतापूर्वक बाइंडिंग की गई। आवाज जारी रहने पर एड्रियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मिशन जारी। नौकरानी से मुखमैथुन प्राप्त करो। पुरस्कार, एक बार उपयोग होने वाली आकर्षक वस्तु। अजीबोगरीब निर्देशों को समझते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नौकरानी उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल से बेखबर बिस्तर के पास खड़ी होकर उसके उठने का इंतजार कर रही थी। एड्रियन ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें और पैर फैलाए। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी आवाज कितनी अच्छी लग रही थी, और इससे उसे तुरंत ही थोड़ा कामुक महसूस हुआ। बस मुझे कुछ मिनट दो, एड्रियन ने जवाब दिया, जितना संभव हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करते हुए। वह जानता था कि नौकरानी बस अपना काम कर रही थी, लेकिन वह उसकी ओर थोड़ा आकर्षित होने से खुद को नहीं रोक सका। एड्रियन अपने बिस्तर से उठ गया और नौकरानी को अपना काम करते हुए देखा। उसने सबसे पहले मेज साफ करना शुरू किया। झुकी हुई उसका भरपूर गधा एड्रियन की ओर मुंह करके खड़ा था। वह ये दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पाया, जिससे उसका छोटा भाई कठोर और मजबूत होकर उठ खड़ा हुआ, मानो चांद पर निशाना लगा रहा हो। गुड मॉर्निंग, एड्रियन ने कहना शुरू किया। जब वह उसका नाम खोज रहा था तो उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सुप्रभात मेरे स्वामी, मैं क्रिस हूँ, क्रिस ने उत्तर दिया, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। अपने स्वामी को उसका नाम याद करने की कोशिश करते हुए देखा। वह इसकी आदी थी, क्योंकि उसके सामने बैठा युवा स्वामी शायद ही किसी नौकर का नाम याद रखता था, क्योंकि उसे केवल मौज मस्ती करने की परवाह थी, न कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने की, जिससे उसकी बहन बहुत नाराज हो जाती थी। एड्रियन ने सिर हिलाया जैसे कि उसे उसका नाम याद हो। एड्रियन ये देखे बिना नहीं रह सका कि क्रिस की वर्दी उसके शरीर से कितनी अच्छी तरह चिपकी हुई थी। उसके कर उसको उभार रही थी और उसे और भी कामुक महसूस करा रही थी। क्रिस, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, एड्रियन ने यथासंभव मासूम दिखने की कोशिश करते हुए कहा। क्या है मिलोड? क्रिस ने एड्रियन की ओर मुड़ते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, एड्रियन ने क्रिस की आंखों में गहराई से देखते हुए जवाब दिया। बेशक माय लॉर्ड, जो भी आपको चाहिए, क्रिस ने जवाब दिया, मेज साफ करने से उठकर और एड्रियन की ओर चलते हुए, यह नहीं जानते हुए कि वह खुद को क्या मुसीबत में डाल रही थी। एड्रियन ने गहरी सांस ली और फिर उसे अपनी पैंट की हालत दिखाई। क्रिस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने एड्रियन का लिंग खड़ा हुआ देखा। प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? क्रिस ने यह दृश्य देखकर शर्माते हुए पूछा। मैं आशा कर रहा था कि तुम मुझे मुखमैथुन दे सको, एड्रियन ने उत्तर दिया तथा यथासंभव आत्मविश्वास से बोलने का प्रयास किया। क्रिस ने कुछ सेकंड के लिए एड्रियन को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
वह पहले कभी इस स्थिति में नहीं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं। कृपया क्रिस, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है, एड्रियन ने क्रिस की ओर विनती भरी नजरों से देखते हुए कहा। क्रिस कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाए और फिर आखिरकार अपना सिर हिलाया। ठीक है मेरे प्रभु, मैं ये करूंगी, उसने एड्रियन के लिंग की ओर देखते हुए कहा। एड्रियन अपने सुंदर शैतानी चेहरे के साथ जब उसने उसका जवाब सुना तो दंग रह गया। वह जो अभी अभी एक अजीब दुनिया में जागा था, जो अपने पिछले जन्म में अपने जीवन के सभी 20 वर्षों तक कुंवारी थी, अब अपने सामने इस खूबसूरत नौकरानी से अपना लिंग चुसवाने वाला था। एड्रियन को यकीन नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस हाँ कहेगी, और अब जब उसने हाँ कह दिया है तो वह अपने लिंग के चारों ओर उसके होठों को महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्रिस धीरे से घुटनों के बल बैठ गई और एड्रियन की तरफ देखने लगी। एड्रियन उसकी आंखों में डर और आशंका देख सकता था, लेकिन वह इससे थोड़ा उत्तेजित होने से खुद को नहीं रोक सका। क्रिस ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एड्रियन का लिंग अपने हाथ में ले लिया। उसने एड्रियन की ओर देखा, उसकी स्वीकृति का इंतजार करते हुए। एड्रियन ने अपना सिर हिलाकर क्रिस को हरी झंडी दे दी। क्रिस ने पहले अपने लंड पर थोड़ा थूक लगाया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ एड्रियन के लंड पर ऊपर नीचे चलाना शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छा महसूस हुआ। एड्रियन खुद को रोक नहीं पाया और क्रिस के स्तनों को पकड़ लिया, जबकि वह उसे मुखमैथुन दे रही थी। वह उसके निप्पलों से खेल रहा था, जिससे वह धीरे धीरे कराह रही थी। क्रिस ने अपना सिर एड्रियन के लिंग पर ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया और उसे अपने मुंह में और भी ज्यादा ले लिया। क्रिस के होठों और जीभ ने अपना जादू चलाया, जिससे एड्रियन को अच्छा महसूस हुआ। फिर एड्रियन ने उसके सिर को पकड़ लिया और तेजी से उसके सिर को अपने लंड पर ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया, जिससे उसे बहुत आनंद महसूस हुआ, जैसा कि उसके कुंवारी गांड वाले दयनीय स्वर ने कभी महसूस नहीं किया था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने इस आनंद से दूर होकर अपने जीवन के 20 साल बर्बाद कर दिए। एड्रियन जानता था कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और वह महसूस कर सकता था कि वह चरमसुख के करीब पहुंच रहा है। क्रिस, मैं स्खलित होने वाला हूं, एड्रियन ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। क्रिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना सिर और भी तेजी से ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया। एड्रियन अब और नहीं रुक सका और उसने जोर से कराहते हुए क्रिस का सिर पकड़ लिया और क्रिस के मुंह में आ गया। उसने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक कि उसने उसके वीर्य की आखिरी बूंद तक निगल नहीं ली। एड्रियन को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस उसे मुखमैथुन देने के लिए राजी हो जाएगी, और अब जब वह तैयार हो गई है तो वह फिर से ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद क्रिस, एड्रियन ने क्रिस की ओर देखते हुए उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। क्रिस ने हिचकिचाहट दिखाए, लेकिन आखिरकार उसने एड्रियन को गले लगाने का फैसला किया और अपना सिर उसके मजबूत सीने में दबा लिया, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी क्या हुआ था। आपका स्वागत है मेरे स्वामी। मैडम ने हमें नौकरानियों को आज जैसी स्थिति के लिए प्रशिक्षित किया है, उसने जवाब दिया, थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। मिशन पूरा हुआ, अपना इनाम प्राप्त करें। एड्रियन ने क्रिस को जाते हुए देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे पता था कि उसने अभी कुछ अद्भुत अनुभव किया है और वह इसे फिर से करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अध्याय 2, एड्रियन एवहॉट। एड्रियन अपने बिस्तर पर वापस लेट गया, अभी भी अपने दिमाग में घूम रहे विचारों के साथ गहन मुठभेड़ से अपनी सांस को संभाल रहा था। वह अपने पिछले जीवन के समान नाम वाली एक दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया था, एक अपरिचित दुनिया में, और जैसे ही वह पहुंचा उसे मुखमैथुन दिया गया था। वह अपने दिमाग में घूम रही असंख्य भावनाओं को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसका मन अपनी स्थिति के बारे में परस्पर विरोधी विचारों से भरा हुआ था तो उसने अपने सिर में अपने सिस्टम की परिचित आवाज सुनी। मिशन पूरा हुआ, बधाई हो होस्ट, आपने क्रिस को सफलतापूर्वक बहकाया और मुखमैथुन प्राप्त किया। आपका इनाम एक बार इस्तेमाल होने वाला चार्मिंग स्प्रे। अब एक कुंवारी लड़की को छूने का एहसास कैसा था? सिस्टम ने चिढ़ाते हुए पूछा। एड्रियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? सिस्टम ने आगे कहा, मेरे बिना होस्ट आप शायद कुंवारी ही मर जाती और किसी लड़की की खुशबू भी नहीं सूंघ पाती। यह मैं ही था जिसने आपकी मृत आत्मा को अब मृत मूल एड्रियन के शरीर तक पहुंचाया। NOWELLBEIN.CO। मैं ही क्यों? एड्रियन ने पूछा, वह अभी भी अपनी स्थिति से हैरान था। आप ही एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार थे। कई अन्य मृत आत्माओं के बीच मैं स्वयं को आपसे बांधने में सक्षम था, सिस्टम ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। एड्रियन के मन में यादें उमड़ने लगी जो उसके पुनर्जन्म से खाली हुई जगह को भर रही थी। वह एड्रियन एवहॉट था जो गिरते हुए बैरन एवहॉट का पहला बेटा था।
उसके पिता 1 महीने पहले पड़ोसी राज्य ड्रकोविया के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे, अपने साथ उनके क्षेत्र की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर। इसने एड्रियन और उसके परिवार को बिना किसी सक्षम सेना और गिरती प्रतिष्ठा के एक उजाड़ राज्य में छोड़ दिया। उनके परिवार में इसाबेला, उनकी मां और उनकी बहन सोफिया शामिल थी। उनकी मां इसाबेला एक खूबसूरत और शालीन महिला थी जो अपनी विकट परिस्थितियों के बावजूद उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी बड़ी बहन सोफिया उनसे 3 साल बड़ी थी और उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे। वह एड्रियन से ज्यादा मजबूत थी और क्षेत्र का नेतृत्व न कर पाने से नाराज थी, जिससे उनके बीच तनाव पैदा हो गया। एड्रियन के पिछले व्यवहार से ये तनाव और भी बढ़ गया था। वह एक भोगवादी युवक था, किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता था और युद्ध कला का अभ्यास करने के बजाय अपने दिन मौज मस्ती में बिताता था। इसके बावजूद उसे अभी भी परिवार का मुखिया बनाया गया था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने सोफिया को बहुत परेशान किया, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी और दिन रात अभ्यास किया था, खून पसीना और आंसू बहाए थे। अपने नजदीकी परिवार के अलावा एड्रियन को अपनी मौसी सेराफिना की भी याद आई, जो उसके पिता की बहन थी। 31 साल की उम्र में वह वेरिडेल की राजधानी में एक शक्तिशाली और सम्मानित शाही जादूगरनी थी। सेराफिना हमेशा से ही उसके जीवन में एक मजबूत उपस्थिति रही थी और उसे आश्चर्य था कि क्या वह इन कठिन समय में अपने परिवार की मदद कर पाएगी। एड्रियन को पता था कि उसे इस जटिल पारिवारिक गतिशीलता को सावधानीपूर्वक संभालना होगा, खासकर तब जब सिस्टम के उत्तेजक मिशन उसके ऊपर मंडरा रहे थे। वह अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास चला गया, जहां से वह कभी समृद्ध एवहॉट एस्टेट को देख रहा था। एवहॉट एस्टेट वेरिडेल के मध्य क्षेत्र में स्थित था, जो राजधानी शहर एल्डोरिया से बहुत दूर था। हरे भरे खेत और लुढ़कती पहाड़ियां जो कभी उनके परिवार की समृद्धि का प्रतीक थीं, अब वो गायें हैं और उपेक्षित हैं, जो उनके हाल के नुकसानों की एक स्पष्ट याद दिलाती हैं। जब वह अपनी स्थिति पर विचार कर रहा था, तो एड्रियन अपने पड़ोसी बैरन मोर्टिमर से मंडराते खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सका। मोर्टिमर हमेशा से अपने पिता का दुश्मन रहा था, जो इसाबेला के प्रति गहरी प्रतिद्वंद्विता और एकतरफा प्यार से प्रेरित था। एड्रियन के पिता के चले जाने के बाद मोर्टिमर को एवहॉट क्षेत्र पर अपना दावा करने का अवसर दिखाई दिया। सिस्टम, इस दुनिया में शक्ति का स्तर क्या है? मैं मोर्टिमर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता हूं? सिस्टम की आवाज ने तुरंत जवाब दिया, आह, पावर लेवल होस्ट। यह दुनिया एक स्तरित पावर सिस्टम पर काम करती है। मैं संक्षेपित संस्करण तैयार करूंगी, होस्ट। विस्तृत संस्करण के लिए आपको इसे स्वयं अध्ययन करना होगा। मैं आपकी नानी नहीं बनने जा रही हूं। सिस्टम के अंतिम वाक्य पर एड्रियन की नाक भान सिकुड़ी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ, जिस पर निम्नलिखित जानकारी थी। इस दुनिया में 10 वर्ष की आयु में बच्चों को चच में बपतिस्मा दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने आसपास के वातावरण में मन की अनुभूति करने का अवसर मिलता है। 15 वर्ष की आयु में दूसरा बपतिस्मा किया जाता है, जहां वे स्तर प्रणाली को सक्रिय करते हैं और अंतर्दृष्टि के क्रिस्टल का उपयोग करके उनके कौशल और गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। स्तर प्रणाली को जागृत करने के बाद मनधारक के रूप में उनकी यात्रा शुरू होती है। इसके बाद उन्हें अपना स्तर ऊपर करना होगा। 10वें स्तर पर पहुंचने के बाद उनकी लड़ाई शैली के आधार पर उन्हें एक वर्ग दिया जाता है जो उनकी लड़ाई शैली के अनुकूल होता है। इन व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी कहा जाता है। 50वें स्तर पर पहुंचने के बाद उन्हें उनकी दूसरी कक्षा सौंपी जाती है, जो उन्हें और मजबूत बनाती है, जिससे उन्हें दूसरी कक्षा का खिताब मिलता है। 150वें स्तर पर वे तीसरी कक्षा बन जाते हैं, 300वें स्तर पर चौथी कक्षा और 500वें स्तर पर 5वीं कक्षा। प्रथम वर्ग के अलावा, जहां उन्हें किसी उन्नति संबंधी खोज को पूरा नहीं करना होता, अन्य सभी वर्गों को सफलतापूर्वक नया वर्ग प्राप्त करने से पहले उन्नति संबंधी खोज को पूरा करना आवश्यक होता है। प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति के आंकड़ों को यादृच्छिक रूप से 5 विशेषता अंक दिए जाते हैं और कक्षा में बदलाव से उन्हें अपनी कक्षा से संबंधित कौशल सीखने का मौका मिलता है। कुछ प्रतिभाशाली और भाग्यशाली व्यक्ति उन्नति के बाद अपनी संबंधित कक्षा के विशेष कौशल भी सीख सकते हैं। कौशल सीखने का एक और तरीका कौशल पुस्तकों के माध्यम से या एक ही क्रिया को बार बार पूरी तरह से करके सीखना है, जैसे तलवार से संबंधित कौशल प्राप्त करने के लिए तलवार चलाना। यह तरीका कारगर नहीं है और केवल बेहद प्रतिभाशाली लोग ही इस तरह से नए कौशल सीख सकते हैं। एड्रियन ने फिर पूछा, क्या 5वीं कक्षा इस दुनिया की सीमा है? सिस्टम ने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को 5वीं श्रेणी से ऊपर की जानकारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। एड्रियन ने आह भरी, दुनिया का बोझ अपने ऊपर महसूस करते हुए। उसे पता था कि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है और कई चुनौतियों से पार पाना है, लेकिन सिस्टम की मदद से उसे शायद एक मौका मिल सकता है। जब वह सोच रहा था, तो एक आवाज ने उसे अचानक वास्तविकता में वापस ला दिया।
महामहिम, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? सभी लोग मेज पर आपका इंतजार कर रहे थे। बिना मुखिया के हम किसान अपना पेट कैसे भर पाएंगे? व्यंग्य और शत्रुता से भरी आवाज ने एड्रियन को वास्तविकता में वापस ला दिया। वो उसकी बहन सोफिया थी, जो अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें निराशा और आक्रोश के मिले जुले भाव से उसे घूर रही थी। एड्रियन ने बिस्तर से उठते हुए आह भरी। मैं आ रहा हूं, बड़ी बहन, उसने जवाब दिया, अपनी आवाज को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए। वह जानता था कि कमजोरी या हिचकिचाहट का कोई भी संकेत उसकी अवमानना को और बढ़ा देगा। सोफिया ने कोई हरकत नहीं की। ओह माय लॉर्ड, मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपसे इतने सम्मानपूर्ण लहजे में बात कर सकूं, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और गुस्से में कहा। तुम्हें जल्दी करना चाहिए, माँ को हमेशा के लिए अकेला मत छोड़ो, उसने कहा। अपनी एड़ी घुमाए और चली गई। उसके कदमों की आवाज गलियारे में गूंज रही थी। डिंग, नया मिशन जारी, मेजबान अपनी बहन के साथ छेड़खानी। इनाम, एक बार वर्चुअल ट्रेनिंग पास। अतिरिक्त इनाम इस बात पर निर्भर करता है कि होस्ट अपनी बहन को किस हद तक बहका सकता है। अध्याय 3, इसाबेला एवहॉट। एड्रियन एवहॉट मैनर की भव्य सीढ़ी से नीचे उतरा। उसका दिमाग नए सिस्टम मिशन के बारे में विचारों से भरा हुआ था। चूंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ और उसकी क्रोधी बहन उसका इंतजार करे और उसे परेशान करे, इसलिए उसने डाइनिंग रूम की ओर जाने का फैसला किया। वह डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर हल्के से गूंज रही थी। भोजन कक्ष एक विशाल कमरा था। इसकी भव्यता थोड़ी फीकी थी, लेकिन फिर भी प्रभावशाली थी। दूर की दीवार के साथ बड़ी धनुषाकार खिड़कियां सुबह की धूप को अंदर आने देती थीं, जिससे दृश्य पर एक गर्म चमक पड़ती थी। भारी मखमली पर्दे गहरे लाल रंग के प्रत्येक खिड़की के फ्रेम में थे। उनका समृद्ध रंग अंदर आने वाली रोशनी के साथ विपरीत था। दीवारों को ऐतिहासिक लड़ाइयों और शांत परिदृश्यों को दर्शाने वाली टेपेस्ट्री से सजाया गया था, जो अधिक समृद्ध समय के अवशेष थे। कमरे के बीच में एक लंबी पॉलिश की हुई ओक की मेज थी, जिस पर 2 दर्जन लोग बैठ सकते थे, लेकिन अब उस पर सिर्फ कुछ ही लोग बैठे हैं। मेज पर चमचमाते चांदी के बर्तन और बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। हालांकि कुछ बर्तनों पर उम्र और घिसाव के निशान दिख रहे थे। ऊंची छत से झूमर लटक रहे थे, उनके क्रिस्टल रोशनी को पकड़ रहे थे और मेज के ऊपर एक चमकदार प्रदर्शन बना रहे थे। कमरे के दोनों ओर नौकरानियां कतारों में खड़ी थीं, जो किसी भी समय भोजन और पेय परोसने के लिए तैयार थीं। वे साधारण लेकिन साफ सुथरी वर्दी पहने हुए थीं। उनके चेहरों पर गंभीर कर्तव्य और हल्की जिज्ञासा का मिश्रण था, जब वे एड्रियन को हॉल में प्रवेश करते हुए देख रही थीं। क्रिस नौकरानियों की कतार के बीच में खड़ी थी। जब उसने एड्रियन की नजर महसूस की तो वह थोड़ा शर्मा गई। उसने उसे आंख मारी और मेज के सिरहाने अपनी सीट पर बैठ गया। मेज के एक छोर पर उसकी माँ इसाबेला बैठी थी। वह एक आकर्षक महिला थी। उसकी सुंदरता उन कठिनाइयों से कम नहीं हुई थी जिनका उन्होंने सामना किया था। उसके सुनहरे बाल बड़े करीने से सजे हुए थे और उसकी सुंदर पोशाक, हालांकि मामूली थी, उसके सुंदर व्यवहार को उभार रही थी। जैसे ही उसने एड्रियन को देखा, उसका भाव नर्म हो गया और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। एड्रियन, मेरे प्यारे, इसाबेला ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। तुम्हारी नींद कैसी थी? एड्रियन ने भी मुस्कुराहट का जवाब दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। ये बहुत आरामदायक था, माँ। पूछने के लिए धन्यवाद, उसने जवाब दिया, माँ की उपस्थिति में आराम की भावना महसूस करते हुए। जैसे ही वह बैठा, नौकरानियों में से एक ने आगे बढ़कर उसके लिए ताज़ा जूस का गिलास रखा, जबकि दूसरी ने उसके सामने विभिन्न प्रकार के फलों और पेस्ट्री की एक प्लेट रख दी। इसाबेला की आंखों में माँ के गर्व और चिंता की चमक थी। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम्हें अपनी ताकत बनाए रखनी चाहिए। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय है और मुझे तुम्हारी चिंता है। एड्रियन के जवाब देने से पहले ही टेबल के नीचे से एक तिरस्कार भरी खर्राटों की आवाज आए। उसकी बहन सोफिया अपनी बाहें क्रॉस करके बैठी थी। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और नाराजगी का मिश्रण था। बेशक माँ, उसे बिगाड़ते रहो, सोफिया ने व्यंग्य से भरी आवाज में कहा। ऐसा नहीं है कि उसे किसी चीज के लिए जिम्मेदार होने की जरूरत है। एड्रियन ने अंदर ही अंदर आह भरी, लेकिन अपना संयम बनाए रखा। वह जानता था कि सोफिया की कठोरता निराशा और उनके परिवार की परेशानियों के बोझ से उपजी थी। उसने उसकी ओर देखा और उसकी तीखी निगाहों का जवाब शांत, स्थिर नजर से दिया। सोफिया प्लीज, इसाबेला ने धीरे से डांटा, हालांकि उसका लहजा सख्त था। एड्रियन अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है। हमें अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। NOWELLBEIN.CO। सोफिया ने आंखें घुमाई, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा तथा अपना ध्यान अपने नाश्ते पर लगा लिया।
इसाबेला ने एड्रियन की ओर मुड़कर देखा, उसका चेहरा एक बार फिर नर्म पड़ गया। उसकी परवाह मत करो एड्रियन, वो बस चिंतित है जैसे हम सब हैं। अब बताओ, आज के लिए तुम्हारी क्या योजना है? एड्रियन एक पल के लिए झिझका, ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने उससे कहा, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करना चाहता हूँ और इस दौरान मैं हमारे इलाके के बारे में और अधिक अध्ययन करना चाहता हूँ। क्या आप क्रिस को मेरे लिए कुछ किताबें लाने दे सकती हैं? इसाबेला ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बेशक एड्रियन, हमारे इलाके के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। क्रिस, कृपया एड्रियन को उसकी जरूरत की किताबें लाकर दो, उसने नौकरानी की ओर मुड़ते हुए निर्देश दिया जो पहले एड्रियन को देखकर शर्मा रही थी। क्रिस ने थोड़ा झुककर देखा, उसके गाल अभी भी गुलाबी रंग के थे। हाँ मिलोड, मैं किताबें तुरंत आपके कमरे में लाकर रख दूंगी, उसने धीरे से कहा और काम पूरा करने के लिए जल्दी से निकल गई। जैसे ही क्रिस कमरे से बाहर गया, सोफिया का चेहरा गुस्से से हताशा में बदल गया। उसकी आंखें अविश्वास और झुंझलाहट के मिश्रण के साथ एड्रियन को घूर रही थीं। हमारे इलाके का अध्ययन कर रहे हो? सच में एड्रियन? सोफिया की आवाज तीखी थी, उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। जबकि तुम नौकरानी के साथ खिलवाड़ करने के बहाने बना रहे हो, असली जिम्मेदारियां हमें ही संभालनी है। तुम्हें अभ्यास करना चाहिए, हमारी जमीन की रक्षा करने की तैयारी करनी चाहिए, अपने कमरे में छिपकर नहीं। एड्रियन ने मन ही मनाह भरी, ये जानते हुए कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी जवाब संभवतः अधिक तिरस्कार के साथ मिलेगा। उसने अपने स्वर को शांत और संयमित रखने की कोशिश की। बड़ी बहन, मैं आपकी हताशा को समझता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। नेतृत्व करने के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, ज्ञान भी शक्ति है। कृपया एक बार मुझ पर भरोसा करें। सोफिया ने स्पष्ट रूप से असंतुष्ट होकर कहा, ज्ञान हमें बैरन मॉर्टिमर के सैनिकों से नहीं बचाएगा। इसाबेला ने बीच में हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। सोफिया, बहुत हो गया, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। हमें इन कठिन समयों से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। एड्रियन अपने तरीके से योगदान दे रहा है। सोफिया ने दबी हुई आवाज में कुछ कहा और अपना ध्यान वापस भोजन की ओर लगाया। वह स्पष्ट रूप से अभी भी आक्रोश से उबल रही थी। एड्रियन को अपराध बोध तो हुआ, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय भी था। उसे पता था कि उसे खुद को साबित करना है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि खुद के लिए भी। उसे नेतृत्व की मांगों, अपने परिवार की अपेक्षाओं और सिस्टम द्वारा सौंपे गए गुप्त मिशनों के बीच संतुलन बनाना था। जैसे जैसे नाश्ता तनावपूर्ण चुप्पी में जारी रहा, एड्रियन ने अपने सामने रखे खाने पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि उसका दिमाग पहले से ही हाथ में